हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। मैं हूं धीरज कुमार। अभी तक हम पढ़ रहे थे क्या कहते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स, जिसमें हमने क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लिया था, बिग डेटा पढ़ लिया था। हाँ, ये सारी चीजें अब हम पढ़ ली। अभी हमें जो स्टार्ट करना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमें जो नया स्टार्ट करना है उसमें पढ़ना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब समझिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा होगा इंटरनेट क्या है। जब आपने इंटरनेट के बारे में पढ़ा होगा तो इंटरनेट का मतलब क्या होता है। जब हम दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में जोड़ देते हैं तो वो इंटरनेट बन जाता है। जब हम कंप्यूटर के इंटरनेट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर इंटरनेट, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसमें क्या होता है। जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ देते हो, फिर उसको तीसरे कंप्यूटर से जोड़ देते हो, फिर क्या कहते हैं कि इसको किसी और कंप्यूटर से जोड़ दो। हाँ, तो कुछ भी लाके कोई भी किसी से भी जुड़ा हो, ये सब जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट बोल देते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क बोल देते हैं। इसी प्रकार से नाम से ही देखना, नाम में लिखा हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि मान लो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब समझ लो कि यहाँ पे आपका क्या कहते हैं कि फैन है। हाँ, फैन है। और यहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं कि कार है। हाँ, और यहाँ पे आपका फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर। फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है। फिर यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि एसी है। अब ये सबको भी आपस में जोड़ना है, इन सबको भी आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो इसी को जब इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा तो इन्हीं को बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या बोल दिया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ आए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि जो वस्तुओं को, थिंग्स को आपस में कनेक्ट कर, और वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, ऐसा भी करना। वो थिंग्स आपस में कम्युनिकेट कर सके तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा। इसमें भी इसमें भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा। मतलब हर एक थिंग्स में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर या मेमोरी लगानी पड़ेगी, जिससे हम क्या कर सके, अपने मोबाइल से बैठे बैठे हम इन सबको क्या कर सके, इन सबको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यही चीजें बताती है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बताती है कि कैसे आसानी से हम, देखो क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ पे देखो इस मोबाइल, ये मोबाइल जुड़ा हुआ है। यहाँ पे घर, हाँ, ये क्या कहते हैं शॉपिंग चीजें, यहाँ पे आपने क्या कहते हैं कि जो भी चीजें होगी मोबाइल फोन के थ्रू, ये कार जुड़ गई, हाँ, ब्लूटूथ जुड़ गया, वॉच जुड़ गई। हाँ, सारे के सारे तो ये क्या कहते हैं कि माइक्रोवेव ओवन, हाँ, फ्लाइट, ये सब आपस में जब जुड़ जाती है तो ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस। ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका नेटवर्क होता है, जिसमें क्या होता है कि दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। जिसमें क्या होगा कि उसमें हर एक डिवाइस में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होंगे, जो कम्युनिकेट कर सकते होंगे एक दूसरे की सहायता से। समझना, आजकल जैसे हम नॉर्मल जब यूज करते हैं तो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हम लोग जब नॉर्मल यूज करते हैं कि जैसे हमारी जब, हाँ, हमने कहा कि हमने कार को, अपने घर की लाइट को, हाँ, घर की लाइट्स को, और क्या कहते हैं कि फैन को और एसी को, ये सबको आपस में मैं जोड़ना चाहता हूँ। चलो मैं जोड़ तो दूंगा किसी भी प्रकार, लेकिन ये लोग को आपस में कम्युनिकेट भी तो करना चाहिए। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जिसमें क्या होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे, जो एक दूसरे से क्या करेंगे, बातचीत कर सकेंगे, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकेंगे और एक्सचेंज कर सकेंगे डाटा। ठीक है, सेम नेटवर्क पे। तो यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, जिसमें क्या होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होंगे, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इतना बात समझ आए। जैसे इन अ टिपिकल हाउस होल्ड मेनी डिवाइसेस है एडवांस हार्डवेयर। कुछ होते हैं जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। इनका यूज किस लिए किया जाता है, हाँ, कि क्या कहते हैं कि, लेकिन ये अलग अलग हम इनका यूज करते हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं कि अलग अलग यूज करते हैं। और ताकि, और इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। बट आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या करना चाहते हैं, सबको आपस में जोड़ देना चाहते हैं, सबको आपस में जोड़ जोड़ देना चाहते हैं। और हम कहीं पर भी रह करके उसको बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स हम बनाना चाहते हैं, ताकि ताकि सबको आपस में हम क्या करते हैं कि रिमोटली कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अगर मान लो कि इफ अ माइक्रोवेव वोमेन वोमेन हाँ, माइक्रोवेव वोमेन एंड क्या कहते हैं कि एंड एयर कंडीशनर, डोर लॉक, सीसीटीवी कैमरा, इन सबको आपस में जोड़ना है, सबको आपस में जोड़ना है किसी को हम, और इनको हम क्या कर सकते हैं, रिमोटली अपने स्मार्टफोन से इनको
कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी को बोला गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। समझ आया? अब अगला आता है वेब ऑफ थिंग्स। क्या होता है वेब ऑफ थिंग्स का मतलब? क्या होता है भाई? तो देखो, वेब ऑफ थिंग्स फिर से नाम से समझ आ रहा है कि थिंग्स का जाल। वेब का मतलब होता है जाल, थिंग्स का जाल बनाना है। मतलब कि देखो, देखो अभी तक हमने कहा कि अगर आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अगर देखा जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अगर मान लो एन डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, एन डिवाइसेस को कंट्रोल करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एन बहुत सारे, अगर मान लो 5 डिवाइसेस को कंट्रोल करना है तो अपने मोबाइल फोन में 5 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर 6 डिवाइसेस को कंट्रोल करना है तो 6 ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इन सबको अगर हम एक ऐप से सीधे कंट्रोल कर सके, इन ऐप को हम सीधे एक इन सबको हम सीधे एक ऐप से कंट्रोल कर सके तो वो अच्छी बात होगी। तो वेब ऑफ थिंग्स क्या बताता है? वेब ऑफ थिंग्स अलाउज अस टू यूज वेब सर्विसेज टू कनेक्ट एनीथिंग इन फिजिकल वर्ल्ड। वेब वेब ऑफ थिंग्स हमें क्या करता है कि हम किसी भी चीज को आपस में जोड़ सकते हैं। वेब ऑफ थिंग्स क्या कहता है कि हम किसी भी दुनिया में किसी भी चीज को आपस में जोड़ सकते हैं। और क्या कहते हैं कि हाँ, बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन द वेब इट विल, हाँ, वेब फॉर द क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स। तो देखो क्या होगा, वेब ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होगा कि जब हम किसी भी चीज को आपस में जोड़ सकते हैं, जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है, जो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है, उसे ही बोला गया वेब ऑफ थिंग्स। अच्छा, वेब ऑफ थिंग्स का यूज कहाँ पे किया जा सकता है? स्मार्ट होम बनाने में, स्मार्ट ऑफिसेस बनाने में, स्मार्ट सिटीज बनाने में इनका यूज किया जा सकता है। ओके, इतना बात समझ में आ चुका है आपको? अगला आता है सेंसर। अब देखो, जब तुम्हें क्या कहते हैं कि जब तुम्हें कोई भी स्मार्ट होम, जब स्मार्ट सिटी बनाना होगा या स्मार्ट होम बनाना होगा, या कोई भी गाड़ी को आपस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी चीजों को एक दूसरे से जोड़ना होगा, तो सबसे बड़ी बात है कि क्या होना चाहिए? सेंसर होना चाहिए। हर एक चीजों में क्या होना चाहिए? सेंसर, सेंसर होना चाहिए। जैसे अगर आप देखो, हमारे हाथ में क्या होता है, जब हम फोन लिए रहते हैं, फोन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन होता है, जब मोबाइल फोन को हम जैसे ही घुमाते हैं, उसका स्क्रीन भी क्या होता है? स्क्रीन भी उसी के साथ में घूमने लगता है। हाँ, स्क्रीन भी, जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले भी चेंज हो जाता है। जैसे जैसे क्या कहते हैं कि जब हमारा हाथ क्या कहते हैं घूमता है, जब हम मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टली पकड़ते हैं तो डिस्प्ले भी हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जब मोबाइल फोन को वर्टिकली पकड़ते हैं तो डिस्प्ले भी वर्टिकल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दो सेंसर्स लगे होते हैं। दो सेंसर्स कौन कौन से लगे हैं? एक का नाम है एसेलेरोमीटर और एक का नाम है गायरोस्कोप। ठीक है, तो एसेलेरोमीटर का काम क्या? एसेलेरोमीटर हाँ, एसेलेरोमीटर सेंसर इन द मोबाइल फोन डिटेक्ट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द कोन। तो एसेलेरोमीटर ओरिएंटेशन ऑफ द कोन को डिटेक्ट करता है कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल। हाँ, एसेलेरोमीटर किसको सेंस करता है, किसको पता लगाता है? एसेलेरोमीटर जो एक सेंसर होता है जो बताता है ओरिएंटेशन को, और जो गायरोस्कोप सेंसर होता है वो रोटेशन को, कि रोटेट कैसे हो रहा है या ट्विस्ट कैसे हो रहा है, उसको क्या कहते हैं कि गायरोस्कोप सेंसर क्या करता है? रोटेशन को डिटेक्ट करता है। और वहीं पे एक्सेलेरोमीटर जो होता है वो क्या कहते हैं कि हाँ, वो क्या ओरिएंटेशन को असेस करता है। इतनी बात है, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर हम सेंसर्स का क्या कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं? हम ऐसे सिस्टम्स बनाएंगे जो एक दूसरे को समझ सकेंगे। मतलब कि अगर मान लो कि कहते हैं कि किसी दरवाजे में हमने सेंसर लगा दिए, और क्या कहते हैं कि जैसे ही हम आएंगे अपने फोन से हमारा दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो ऐसे ही इसी बोलते हैं सेंसर। तो एक स्मार्ट सेंसर क्या होता है? तो यहाँ से यहाँ तक आपका स्मार्ट सेंसर का डिवाइस आ जाता है। व्हाट इज स्मार्ट सेंसर? A smart sensor is a device that takes input from physical environment, जो फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, एंड यूजेस बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो ये क्या करता है कि सेंसर क्या करता है कि फिजिकल एनवायरनमेंट से मैसेज दिया। जैसे मैंने बताया कि अगर हमने अपने डोर लॉक में कोई सेंसर लगा दिया, अब कोई चोर आता है, हाँ, डोर लॉक में कोई सेंसर लगा दिया, कोई चोर आता है और वो उसको खोलने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होगा कि मैंने ऐसा उस सेंसर में ऐसा कर रखा है कि अगर जैसे ही कोई कहते हैं कि चोर हमारे दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा, तुरंत मेरे पास मैसेज चला है। तो एक प्रकार से उस सेंसर का काम क्या था? प्री डिफाइंड फंक्शन उसका क्या था कि वो मुझे मैसेज सेंड कर दे। तो इसी प्रकार से हर सेंसर का काम होता है कि वो इनपुट लेगा फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेकर के वो क्या करेगा? हाँ, फिजिकल एनवायरनमेंट से इनपुट लेगा और उसको क्या कहते हैं कि भेजेगा। कहाँ पे भेजेगा? क्या कहते हैं कि जहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास में, वहां पे इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस, इनपुट को लेकर के उसको प्रोसेस करके वो भेज देगा। ठीक है, तो ये होता है सेंसर्स। इतना बात समझ में? अब देखो आईओटी का यूज करके, आईओटी, डब्ल्यूओटी, आईओटी मतलब आईओटी का मतलब था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और क्या कहते हैं डब्ल्यूओटी का मतलब था वेब ऑफ थिंग्स। और क्या कहते हैं स्मार्ट सेंसर का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? स्मार्ट होम बना सकते हैं, स्मार्ट सिटीज बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि बहुत ज्यादा तेजी से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो जब अर्बनाइजेशन हो रहा है मतलब कि शहरीकरण हो रहा है। जब बहुत ज्यादा शहरीकरण हो रहा है तो लोग क्या होगा कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा।
हाँ, चीजों को रिसोर्स, लैंड को यूज सही से यूज करना है, वाटर को सही से यूज करना है। हाँ ठीक है, लैंड वाटर, इनको जितने भी वेस्टेज हैं इनको, एयर पॉल्यूशन, हेल्थ, इन सब का भी तो ध्यान रखना है कि कहीं पे ट्रैफिक कंजेशन ना हो जाए, कहीं पे इन सब चीजों को कि हाँ, रेलवे, रोड, ब्रिज, ये सबको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिसिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सबका ध्यान में रखते हुए एक सिटी को बनाना। हाँ, सबको ध्यान में रखते हुए सिटी को बनाना पड़ेगा ना। अब जब सिटी बहुत ज्यादा बने जा रही है, पॉपुलेशन है, तो अगर हमें सिटी को सही से रखना है तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। कहीं पे कि क्या कहते हैं, पॉल्यूशन ज्यादा ना हो जाए, कहीं पे क्या कहते हैं कि पानी की कमी ना आ जाए, कहीं पे क्या कहते हैं कि हाँ, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि रोड सही होना चाहिए, रेल सही होना चाहिए, ब्रिज सही होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिल रही है कि नहीं। तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या? स्मार्ट सिटी में क्या होगा, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज किए जाएंगे स्मार्ट सिटी में, वेब ऑफ थिंग्स यूज किए जाएंगे स्मार्ट सिटी में, और साथ में ही क्या कहते हैं कि स्मार्ट सेंसर्स यूज किए जाएंगे और इसकी सहायता से बनाया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये जो आईओटी हो गए, आईओटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि थिंग्स, हाँ आपस में थिंग्स को कनेक्ट कर सकते थे। वेब ऑफ थिंग्स क्या थे, आपस में क्या कहते हैं कि बहुत सारे थिंग्स जो एक दूसरे से जुड़ सकती थी, हाँ जो डायरेक्टली जुड़ सकती थी। तो इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक समझ लो कि अगर मान लो कोई एक बिल्डिंग है, ये देखो एक बिल्डिंग है यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में क्या कहते हैं कि हमने सेंसर्स लगा दिए, ऐसे सेंसर्स लगा दिए हैं, वायरलेस सेंसर्स लगा दिए, जो किसको डिटेक्ट कर सकता है, ये बिल्डिंग क्या करती है, अर्थक्वेक ट्रेमर को डिटेक्ट कर सकती है, ये अर्थक्वेक ट्रेमर को डिटेक्ट कर सकती है। जब इसको डिटेक्ट करके बाकी के बिल्डिंग्स को क्या कर देगा, अर्थक्वेक को ये क्या कहते हैं कि समझ लेगा कि अच्छा अर्थक्वेक आने वाला है, तो बाकी बिल्डिंग पे ये मैसेज पहुंचा देगा, बाकी बिल्डिंग पे मैसेज पहुंचा देगा कि वहां के लोग क्या कहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इतना बात समझ आएगी, नहीं समझ में? तो एक प्रकार से देखो ये स्मार्ट सिटी में ये हो, ये ऐसे सोच सकते हैं। दूसरा चीज, ऐसे और हम देख सकते हैं कि द स्मार्ट ब्रिजेज, जो स्मार्ट ब्रिजेज है, देखो ये स्मार्ट ब्रिजेज है। इन ब्रिजेज में क्या कहते हैं कि अगर कोई नट हो गया, जिसमें कोई भी बोल्ट हो गया, ठीक है, इन ब्रिजेज में कोई भी बोल्ट हो गया या केबल हो गया या कोई भी क्रैक आता है, अगर ऐसा कोई क्रैक आता है तो एक वायरलेस सेंसर लगा हो, वो वायरलेस सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा, और वो वायरलेस सेंसर उसको डिटेक्ट करके फिर से मैसेज भेज देगा कि भाई अब इस ब्रिज पे क्या कहते हैं कि ये चीजें होने वाली, या इस ब्रिज का क्या कहते हैं कि वायर, ये केबल खराब हो गया, इस ब्रिज का ये केबल खराब हो गया, ये केबल लूज हो गया है, या इस ब्रिज में क्या कहते हैं कि कोई भी बोल्ट खराब हो गया, या इस ब्रिज में कहीं क्रैक आ गया, तो इन सब चीजों को वो मैसेज भेज देगा, तो किसी भी डिजास्टर से बचा जा सकता है, ये ब्रिज टूटने से बच जाएगा, मतलब कि जब क्या कहते हैं कि हाँ, कोई भी बहुत बड़ी घर दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। तो ये सारी चीजें लोगों को अलर्ट कर देगा। हाँ, एसएमएस के थ्रू, एसएमएस के थ्रू क्या कहते हैं कि लोगों को अलर्ट कर देगा, सरकार को अलर्ट कर देगा कि भाई देखो यहाँ पे इस ब्रिज पे ये सारी चीजें हैं। और स्मार्ट टनल जो होगा, अब देखो एक टनल है जिसमें से पानी जाना है, एक टनल है जिसमें से क्या कहते हैं कि पानी जाना है, तो फिर क्या होगा कि या जो भी एक टनल होता है उसमें से कुछ भी कोई भी लीकेज हो रहा होगा या कोई भी कंजेशन हो रहा होगा, तो उसको लीकेज या कंजेशन से बचाने के लिए भी क्या कहते हैं कि इसमें, हाँ, इसमें स्मार्ट सेंसर यूज किए जाएंगे, स्मार्ट सेंसर यूज किए जाएंगे, और वो क्या कहते हैं कि स्मार्ट सेंसर बता देंगे कि भाई देखो क्या कहते हैं कि अब ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं, इसको सुधारा जा सकता है। फिर ठीक है, इतना बात समझ आई नहीं समझे? तो यही है, यहाँ पे हम ऐसे ही इसका यूज कर सकते हैं। तो इन सब का यूज करते हुए, इन सब का यूज करते हुए हम बड़े आसानी से अपनी जिंदगी को और आसान बना सकते हैं, बहुत सारे खतरों से बच सकते हैं और बहुत सारी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है। हमारा जो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग भी क्या कहते हैं कि बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, हाँ ये भी इमर्जिंग ट्रेंड है टेक्नोलॉजी में, जिसका यूज किस लिए किया जाता है, एक्चुअल में सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सर्विसेज का प्रोवाइड करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल में बता कि अब यहाँ पे देखो, वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज, तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में, इन क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट ऑफ द क्लाउड। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट पे क्या कहते हैं कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में, हाँ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में क्या होता है कि इंटरनेट या क्या कहते हैं कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, जो कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड। कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपको कोई काम करना हो, जैसे कि कहते हैं कि आपके पास में बहुत सारा डेटा हो गया, आपने क्या कहते हैं कि आपके पास में समझ लो 500 जीबी का डेटा हो, लेकिन आपके पास 500 जीबी है नहीं, तो कहाँ पे स्टोर करेंगे? तो आप क्या करते हो कि आप क्या करोगे कि क्लाउड कब में क्या कहते हैं कि क्लाउड में स्टोर करने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपके फोन में नहीं स्टोर होगा, आपने क्या किया, किसी से सर्विस में ले लिया,
वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है आपकी फोटोज रखने के लिए, आपकी मोबाइल, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोज, ऑडियोज को रखने के लिए वो आपको एक प्रकार से पैसे लेगा और वो आपको कहेगा कि आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये वीडियोज रख लो, ये ऑडियोज रख लो। ठीक है, तो वही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी क्या करता है, इसी तरीके से हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी हमें क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम कहीं से भी कंप्यूटर बेस्ड ये सर्विसेज होती हैं, हाँ, इंटरनेट और क्लाउड पे, फॉर द केस ऑफ एसेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, हाँ, एनी स्मार्ट डिवाइस। हम क्या कर सकते हैं कि ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी स्मार्ट डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें कौन कौन सी ये सर्विसेज, क्लाउड्स हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लाउड्स हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लाउड्स हमें हार्डवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लाउड्स हमें डेटाबेस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लाउड हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ज्यादातर हम लोग अभी तो स्टोरेज ही यूज करते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, या कभी कभी देखो क्या होता है कि एक छोटी सी कंपनी खुलने की बात है, जब एक छोटी सी कंपनी खुलने की बात आती है, तो उसके पास में उसको बहुत ज्यादा पैसे वैसे चाहिए, मान लो उसको कम से कम 1000 कंप्यूटर चाहिए। अब वो 1000 कंप्यूटर खरीदने तो जा नहीं पा सकता, तो वो क्या करेगा कि एक प्रकार से रेंट पे ले लेगा 1000 कंप्यूटर। इन क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से हार्डवेयर एज ए, मतलब कि हार्डवेयर को एज ए सर्विसेज पे ले लिया और उसको यूज करेगा, और उसको यूज करने के बाद में उनको वापस कर देगा। तो एक प्रकार से यही होता है यहाँ पर। तो ठीक है, तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में क्या होता है, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में क्या होता है कि आप मतलब कि इसमें आपको कुछ सर्विसेज मिलेंगी, कौन देगा, क्या कहते हैं कि जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं कि हो सकता है सॉफ्टवेयर हमें यूज होगा तो वो सॉफ्टवेयर हमें यूज करने के लिए देंगे, हार्डवेयर चाहिए तो हमें हार्डवेयर चाहिए मिल जाएगा, डेटाबेस चाहिए तो हमें डेटाबेस मिल जाएगा, और स्टोरेज चाहिए तो स्टोरेज मिल जाएगा। ठीक है, दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाई कंपनीज नोन एज क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स होती है। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर, जैसे आजकल जैसे कि हम जब जब बिजली यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो हम भी इलेक्ट्रिसिटी का भी तो पैसा देते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का भी पैसा देते हैं। वैसे ही जब हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस ये सब यूज करेंगे, तो उनको हमें पैसे भी देने पड़ेंगे उनके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है, तो हम इसमें ऐसा यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है कि आज भी हम यूज करते हैं, वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विसेज, जब हम स्टोरिंग आर पिक्चर्स और फाइल्स एज बैकअप ऑन इंटरनेट, जब हम बैकअप ऑन इंटरनेट करते हैं अपनी फाइल को, तो एक प्रकार से वो क्लाउड में ही जाता है ना, एक प्रकार से क्लाउड ही हुआ, या होस्ट और वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, किसी भी वेबसाइट पे हम अपना हाँ फोटोज वगैरह कुछ भी हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरनेट पे, हाँ, जब या किसी भी होस्ट पे या वेबसाइट पे अगर हम उसको स्टोर करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से वो क्लाउड ही होता है। समझ में आएगी, समझ में। क्लाउड कंप्यूटर में क्या होता है, थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग अ यूजर कैन रन अ बिगर एप्लीकेशन, मतलब कि जैसे मान लो कि हमारे मोबाइल में क्या कहते हैं कि 10 जीबी का ही चीजें रन हो सकती है, 10 जीबी का ही 10 जीबी का ही स्टोरेज है, हाँ, 10 जीबी या 12 जीबी का ही स्टोरेज है, लेकिन हमें एक ऐसा प्रोग्राम यूज करना है जो कि कहते हैं 500 जीबी का हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिगर एप्लीकेशंस को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर हमें स्टोरेज कर यूज कर रहे हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाउड सर्विसेज को यूज करना पड़ता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, क्लाउड सर्विसेज का यूज करना पड़ता है। ओके, तो क्लाउड सर्विसेज में क्या होता है, हाँ, विदाउट हैविंग रिक्वायर्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर, मतलब इतना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर वाला फोन भी नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे क्लाउड सर्विसेज का यूज कर लेंगे, जो बड़े आसानी से हमें क्या कहते हैं कि हमारा काम करवा देंगे। और ठीक है, तो अब तो ये सारी चीजें हैं। बिसाइड्स अदर न्यूमरस फीचर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि भैया अगर मान लो कि एक दिन तुम्हें केवल जरूरत है 500 जीबी की जरूरत है, अब 500 जीबी का केवल एक दिन की जरूरत है बस, कि हमें 500 जीबी का हमारा एक कोई डेटा कोई क्या कहते हैं मोबाइल मिल जाए 500 जीबी या 600 जीबी का, जिसमें हम अपना ये चीज रन कर सके, बस एक प्रोग्राम रन करना है, जिसके वजह से अब उसमें लगना है बहुत बड़ा डेटा लगना है, तो मतलब कि बहुत बड़ी स्टोरेज लगनी है या बहुत बड़ा प्रोसेसिंग सिस्टम चाहिए, लेकिन आपको केवल वो एक दिन का काम है। अब उस एक दिन के लिए आप थोड़ी ना मतलब कि पूरा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो फिर सीधे से बात है कि जाकर के क्लाउड में क्या कहते हैं कि आप वहां पे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर से उसको रेंट पे ले लोगे, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे रेंट पे ले लोगे, और एक दिन का अपना काम करके उनको पैसा दे दोगे। तो यानी कि आपको वो ओरिजिनल में जो पैसा, ओरिजिनल में हार्डवेयर खरीदना पड़ता, ओरिजिनल में खरीदना पड़ता, तो कुछ ज्यादा ही कॉस्ट इफेक्टिव, ज्यादा ही महंगा होता है, और उसका उसके बाद कोई यूज भी नहीं होता, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये ऑन डिमांड रिसोर्सेज होते हैं, ये क्या होते हैं, ऑन डिमांड रिसोर्सेज होते हैं, जब जरूरत है तब आप इसका यूज कर सकते हो, जब नहीं जरूरत है तब उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब यूजर कैन अवेल नीड बेस्ड रिसोर्सेज, जो भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत है उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ में।
अब क्लाउड सर्विसेज क्या होते हैं, 3 टाइप्स के हैं क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स। अब समझते हैं क्लाउड सर्विसेज में क्या होता है। कोई भी फैसिलिटी, अ सर्विस कोरिस्पॉन्ड्स टू एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय क्लाउड। यहाँ पे जो होता है, जो क्लाउड सर्विसेज में कोई भी फैसिलिटी होगी जो इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। देयर आर 3 स्टैंडर्ड मॉडल्स। हाँ, 3 है। 3 कौन कौन से हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज, यहाँ पे 3 है, ध्यान रख लेना कि 3 सर्विसेज हैं। 3 सर्विसेज हैं जो क्लाउड्स प्रोवाइड करते हैं। 3 सर्विसेज हैं। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तीसरा है, हाँ, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि अगला, हाँ, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर को रेंट पे लेते हो, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को रेंट पे लेते हो तो वो हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जब आप किसी प्लेटफॉर्म को रेंट पे लेते हो, तो प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे हुआ कि उस पे आपको क्या कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को रन कराना है, या उस पर उस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को रन कराना है, या किसी भी ऐप को रन कराना है, तो ये सब क्या कहते हैं कि वो से होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और तीसरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जहाँ पे आपको क्या कहते हैं हार्डवेयर को क्या कहते हैं कि हार्डवेयर को जब क्या कहते हैं कि इंटर हार्डवेयर पे क्या कहते हैं कि जब रेंट पे लेते हो तो उसे बोलते हैं हार्डवेयर एज ए सर्विस, या सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है, आप सर्वर्स या वर्चुअल मशीन या स्टोरेज या बैकअप फैसिलिटी या नेटवर्क कंपोनेंट्स लेते हैं। इसमें इन सब का क्या कहते हैं कि आप रेंट पे लेते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलते हैं यूजिंग IaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस फ्रॉम द क्लाउड। अ यूजर कैन यूज हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन। यानी कि कोई भी हार्डवेयर होगा, उसको क्या कहते हैं कि जो दूर जगहों पे होगा, उसका भी वो यूज कर सकता है, उसको भी क्या कहते हैं कि उनको भी वो उसको यूज कर सकता है और अपने यूज में ला सकता है, जो बहुत दूर भी थी। तो इतना बेसिक समझ में आ चुका होगा आपको कि हार्डवेयर, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। वहीं पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, जैसे आप जब आप कोई भी पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो, जब पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, हाँ, पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो तो उस पर रन कराना पड़ता है पाइथन पे। जब पाइथन पे प्रोग्राम, तो पाइथन एक प्लेटफॉर्म हो गया। पाइथन जहाँ पे रन करा रहे हो, जिसकी पाइथन प्रोग्राम को रन कराते हो, वो एक प्रकार के एक ना प्लेटफॉर्म हो गया। तो उस प्लेटफॉर्म को आपको नहीं डाउनलोड करना है, मान लो कि उसको खरीदना नहीं है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि किसी, जैसे यहाँ पे देखो, सपोज वी हैव डेवलप्ड अ वेब एप्लीकेशन। आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाया, इसका माई एसक्यूएल और पाइथन का यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाया। माई एसक्यूएल और पाइथन का यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाया, लेकिन इसको रन करना है। इसको रन करने के लिए आपको कुछ कुछ सर्विसेज चाहिए, कुछ सर्वर चाहिए, कि माई एसक्यूएल और पाइथन के सर्वर भी चाहिए। ठीक है, अगर आपने माई एसक्यूएल और पाइथन का यूज करके अगर वेब एप्लीकेशन बनाया है, तो आपको इनके सर्वर की भी जरूरत पड़ेगी। जब इनके सर्वर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको हो सकता है कि इनके सर्वर को खरीदना पड़े या इनको इंस्टॉल करना पड़े। लेकिन अगर आपके पास में क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं, तो आपको बिना इनको इंस्टॉल किए हुए भी अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, अपने वेब एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। समझ आएगी, समझ में? तो यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिस या एक प्रकार से क्या कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा, जहाँ पे जहाँ पे आपको कहते हैं कि अपने प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हो, अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, डिलीवर कर। कुल मिलाकर के यानी कि डेवलप करना है अगर आप अपने प्रोग्राम को, या कोई भी, ये क्या करता है कि, हाँ, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म और एनवायरनमेंट टू डेवलप टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो क्या प्रोवाइड करता है हमें, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप कर सके आसानी से, और उनका क्या कहते हैं कि बड़े आसानी से हम उनको क्या कर सके, डेवलप कर सके, उनको टेस्ट कर सके और उनको डिलीवर कर सके। ठीक है, इन पास द यूजर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन वो डिप्लॉय करता है उसके ऊपर क्या कहते हैं कि उसका उस यूजर का पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स एज मच रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो क्या कहते हैं कि अगर वो एक्चुअली में अगर उन पे काम करते हैं, उनको खुद से खरीद के काम करना पड़ता है, तो बहुत ही महंगा होता है। इसलिए जब वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से यूज करेंगे उन चीजों को, तो वो बड़े आसानी से बहुत ही सस्ते में उनका काम हो जाए। ठीक है,
इतना बात समझ आए, उनको एक्चुअल में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, नेक्स्ट जो आता है उसमें आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब इसमें क्या करते हो कि जैसे अभी मैं बताऊं कि गूगल डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ही आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या ड्रॉप बॉक्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट को हम एडिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ही एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट में, तो इसी को बोलते हैं SaaS, हाँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं कि रेंट पे ले लेते हो, और अपना काम करने के बाद में आपका जब काम हो जाता है तो वो सॉफ्टवेयर आप उनको वापस कर देते हो, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के वैल्यू उनको वापस कर देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को लिया और अपना काम करने के बाद में वो सॉफ्ट में क्या कहते हैं कि आपने उनका लाइसेंस तब तक का लिया है जब तक क्या कहते हैं कि, हाँ, जब तक आपको जरूरत है। उसके बाद में आपने उतने दिन की पेमेंट किया जितना दिन की जरूरत थी, उसके बाद में उनको वापस कर दिया। तो वही यहाँ पे भी है। SaaS क्या बताता है, SaaS प्रोवाइड्स ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब जरूरत पड़ती है तब हम एक्सेस कर सकते हैं, और उतने का ही हमें पैसा मिले, उतने का ही हमें पैसा देना होगा। यूजुअली रिक्वायरिंग अ लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन बाय यूजर। तो इसके लिए जब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है या लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। कब तक हम इसको यूज कर सकते हैं, वाइल यूजिंग गूगल डॉक, हाँ, और क्या कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ड्रॉप बॉक्स, टू एडिट अ डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वी यूज SaaS एज अ क्लाउड। तब हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्विसेज यूज करते हैं। A user is not concerned about the installation। यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन से नहीं लेना देना है, यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं, बड़े आसानी से आपका सारा का सारा काम हो जाए। ओके, तो ये हो गया। तो इंडिया में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के लिए क्या कहते हैं कि शुरू किया है। उसका नाम है GI क्लाउड। इंडिया इंडिया गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ठीक है। जिसको जिसका नाम रख दिया गया मेघराज, इसका नाम रख दिया गया मेघराज। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कि इस चीज को कि मतलब कि जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी क्या कहते हैं कि एक GI क्लाउड शुरू किया है जिसका नाम है मेघराज, ठीक है। तो आपको मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग ऊपर ऊपर से ऐसे समझने वाली बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आपको एक्चुअल में चीजों को यूज नहीं करना है, मतलब कि खरीदना नहीं है। आपको एक्चुअल में चीजों को खरीदना नहीं है, बस उसको रेंट पे लेना है, यूज करना है, जब आपका काम हो जाए तो उसको वापस कर देना है। तो इसमें तीन थे, कौन कौन से थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जैसे कंप्यूटर डिवाइसेस हो गए, हार्डवेयर, मतलब कोई भी हार्डवेयर टाइप की हो गई चीजें, उन सबको आप क्या कर सकते हो, उन सबको आपको रेंट पे ले सकते हो, फिर वापस कर दो जब आपका काम हो जाए। दूसरा क्या कहते हैं कि हमने बोला था प्लेटफॉर्म एज, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन कराना चाहते हो, कोई भी प्रोग्राम रन कराना चाहते हो या कोई भी चीज, तो उसके लिए आपको एक सर्वर की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि आपको वहां पे फिर क्या कहते हैं कि आपको जरूरत है, क्या कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अब वो प्लेटफॉर्म आपके पास है नहीं, तो उसको लिए खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने से अच्छा है कि आप उसको रेंट पे ले लो और कहते हैं कि काम हो जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करने के लिए भी क्या कर सकते हो कि आपने क्या कहते हैं कि कोई पोस्टर बनाना है या कुछ ना कुछ आपने क्या किया कि सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को कुछ दिन के लिए क्या कहते हैं कि सर्विसेज पे ले लिया है, इसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला जो टॉपिक आता है ग्रिड कंप्यूटिंग। अगला जो टॉपिक है ग्रिड कंप्यूटिंग। देखो ग्रिड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले ग्रिड क्या होता है ये समझो। A grid is a computer network of geographically dispersed and heterogeneous computational resources। तो ग्रिड जो होता है इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या कहते हैं कि चीजें आपस में जुड़ी होती है। ग्रिड में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपस में, जैसे ये प्रिंटर जुड़ा हुआ है, मोबाइल फोन जुड़ा हुआ है, लैपटॉप जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये बहुत सारी चीजें, ये डेटाबेस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ये मॉनिटर जुड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें, फिर मोबाइल फोन, तो ये सब आपस में क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है। और इनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग, ये जो चीजें आपस में जुड़ी हुई है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग, मतलब कि सारे एक जैसे नहीं है। यानी कि ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड एक प्रकार से कंप्यूटेशनल नेटवर्क ही है, नेटवर्क हो गया जो जियोग्राफिकली डिस्पर्स, मतलब एक एक स्थान कोई और है कहीं पे, कोई और चीज कहीं पे है। हेट्रोजीनियस कंप्यूटेशनल, हेट्रोजीनियस का मतलब सारे के सारे एक जैसे नहीं है, जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो एक जैसे नहीं है, कहीं पे कुछ भी जुड़ा हो सकता है। तो इसी को बोले हैं हमने, इसको हम बोल देते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। देखो ग्रिड कंप्यूटिंग जो होता है ये अलग है, किससे अलग है, क्या कहते हैं कि जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे हम पढ़ के आए हैं क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड जो होती है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड्स होते थे वो क्या होते थे, सर्विसेज प्रोवाइड। लेकिन जो ग्रिड होता है ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है। इसका इसका जो मेन काम होता है
एक प्रकार से ये सेंस ऑफ वर्चुअल कंप्यूटर बनाने की, वर्चुअल सुपर कंप्यूटर भी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास में बहुत ज्यादा पावर होगा और स्टोरेज होगी। यहाँ पे ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या किया जाता है, ग्रिड कंप्यूटिंग में एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जाती है। ग्रिड कंप्यूटर में क्या किया जाता है, एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जाती है, जिसके पास में बहुत ज्यादा पावर हो। अच्छा, सुपर कंप्यूटर का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज्यादा पावर हो और बहुत सारी चीजों को प्रोसेस कर सकता हो, और साथ में बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है, वही होता है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर भी वही किया जा रहा है कि यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सुपर कंप्यूटर वर्चुअल ही होगा। वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि इसके डिवाइसेस अलग अलग जगह पे स्टोर होंगे, अलग अलग जगह पे स्टोर होंगे। हाँ ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड्स। इसमें जितने भी ये चीजें एक एक चीज लगी हुई है उन्हें नोड्स बोला गया है। जो जितने भी चीजें इसमें लगी होती है उन्हें क्या बोला गया है, नोड्स बोला गया है। ठीक है। और सबका एक ही अगर, अच्छा जितने भी चीजें ये जुड़ेंगी, जब ये चीजें आपस में जुड़ती हैं तो केवल और केवल इनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, और यह अपने कॉमन गोल पे पहुंचने के लिए ये आपस में जुड़ती है। हाँ, अपने कॉमन गोल को पूरा करने के लिए ये आपस में जुड़ती है। ठीक है। नाउ अडेज काउंटलेस कंप्यूटेशनल नोड्स, बहुत सारे नोड्स कहते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या कहते हैं कि इसमें क्या क्या जुड़ सकते हैं, क्या क्या जुड़ सकते हैं, इवन मोबाइल फोन्स भी जुड़ सकते हैं, इवन पर्सनल कंप्यूटर्स भी जुड़ सकते हैं, इवन क्या कहते हैं वर्क स्टेशन भी जुड़ सकते हैं, इवन लोकल एरिया नेटवर्क, ये सब आपस में जुड़ जाते हैं। Therefore, it is economically feasible to reuse, utilize their resources जैसे मेमोरी एज वेल एज प्रोसेसिंग पावर। इन सबका हम छोटे छोटे प्रोसेसिंग पावर को यूज करके हम बहुत बड़ा प्रोसेसिंग पावर यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आया। तो ग्रिड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व कंप्यूटेशनली इंटेंस साइंटिफिक, देखो देखो जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे, जो साइंटिफिक रिसर्च वाले प्रॉब्लम्स होंगे बड़े बड़े, जिनके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, जिनके लिए बहुत ज्यादा हार्डवेयर अगर उनको खरीदना होता है तो बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए जब हम ग्रिड में क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजों को आपस में जोड़ देंगे और एक बहुत बड़ा इनॉर्मस पावर का चीज बना लेंगे। ठीक है। इनॉर्मस पावर का चीज बना लेंगे। अब देखो ग्रिड जो होते हैं वो टू टाइप्स, ग्रिड जो होते हैं टू टाइप। अच्छा, ग्रिड में जितने भी कंप्यूटर से जुड़ेंगे तो यहाँ पे एक बीच में क्या होगा, मिडल वेयर भी होगा। इनको जोड़ने के लिए क्या होगा, मिडल वेयर होगा। ठीक है। देखो टू सेटअप अ ग्रिड बाई कनेक्टिंग न्यूमरस नोड्स, अगर मान लो बहुत सारे नोड्स को आपस में जोड़ना है, बहुत सारे आपस नोड्स को आपस में जोड़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक बीच में मिडल वेयर की जरूरत पड़ेगी, मिडल वेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि a middleware is required to implement the distributed processor in architecture। इनको जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, इनको आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, एक मिडल वेयर की। किसकी जरूरत पड़ती है, मिडल वेयर की जरूरत पड़ती है। इतना बात समझ आए। और हमें देखो ग्रिड जो होते हैं वो दो टाइप्स, ग्रिड जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। ग्रिड कितने टाइप्स के हो सकते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है डेटा ग्रिड। डेटा ग्रिड में मतलब होता है कि हमें जब हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं जिसमें बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत है। ठीक है। डेटा ग्रिड यूज्ड टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। डेटा ग्रिड जो होता है वो डेटा को मैनेज करने के लिए काम आता है, जो लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को मैनेज करने के लिए जो काम आता है उसे बोला जाता है डेटा ग्रिड। और एक होता है प्रोसेसर ग्रिड या सीपीयू ग्रिड। जब क्या कहते हैं कि प्रोसेसर ग्रिड या सीपीयू ग्रिड, इसका काम क्या होता है, वेयर प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन पीसी टू अनदर, जहां पे प्रोसेसिंग एक पीसी से दूसरे पीसी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है। एज नीडेड, लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क, जहां पे क्या कहते हैं कि बड़ा जो बड़ा बड़ा टास्क होगा उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे बोला जाता है सीपीयू ग्रिड बोला जाता है। ठीक है। इतना बात समझ में। अब देखो ग्रिड कंप्यूटिंग जो है वो किससे डिफरेंट है, आईएएएस इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज से भी अलग है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि क्लाउड सर्विस में हम वहां पे रेंट पे चीजों को लेते हैं, किस पे लेते हैं, रेंट पे चीजों को लेते हैं। लेकिन जो ग्रिड कंप्यूटिंग होता है ये क्या होता है कि एक कॉमन गोल को सॉल्व करने की बात करता है। ग्रिड जो होता है वो कॉमन गोल को सॉल्व करने की बात करता है, यहाँ पे रेंट वेंट की कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुका। अब अगला आता है ब्लॉक चेन्स। अब देखो ब्लॉक चेन्स क्या होते हैं, यहाँ पे समझने की बात है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब ब्लॉक का, बहुत सारे ब्लॉक का आपस में चेन बना दो, मतलब कि बहुत सारे ब्लॉक्स को आपस में जोड़ दो, तो इसे बोल देंगे ब्लॉक चेन। ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शन, जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते थे उनको हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या कहते हैं कि स्टोर करते थे। जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में क्या कहते हैं कि जोड़ते थे पहले। एंड ट्रांजेक्शन परफॉर्म्ड आर अपडेटेड वन बाई वन डेटाबेस। अगर मान लो कि जैसे बैंक में आज भी बैंक में जाओगे, अगर आप अपने खाते से पैसे निकालने जाते हो तो क्या करता है, तो जो बैंकर जो क्या कहते हैं बैंक वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके डेटा को इंडिविजुअली इंडिविजुअली देखते हैं, उसको सही करते हैं।
ऐसे ही टिकट बुकिंग सिस्टम में भी वेबसाइट में क्या होता है कि ये आपके चीजों को इंडिविजुअली किया जाता है, इंडिविजुअली सॉल्व किया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हर एक चीज को इंडिविजुअली करते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि समस्या आ जाएगी। सिंस ऑल डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल लोकेशन, अब क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, जब सारे के सारे डेटा एक ही प्लेस पे रहेंगे तो उनके लिए क्या कहते हैं कि उसमें सिक्योरिटी थ्रेट होता है, वहां पे हैक होने का डर रहता है। ठीक है, जब सारे के सारे डेटा एक ही जगह पे स्टोर होंगे, सारे के सारे डेटा एक ही जगह पे स्टोर होंगे, सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे स्टोर होंगे, तो फिर क्या होता है कि उसको हैक होने का या लॉस होने का डर रहता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एंड शेयर्ड डेटा। ध्यान में रख लो, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस पे काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड और शेयर्ड डेटाबेस पे काम। ब्लॉकचेन किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड और शेयर्ड डेटाबेस पे काम करता है, वेयर ईच कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ डेटाबेस। जहां पे हर कंप्यूटर के पास में क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे सबके पास में क्या होता है, डेटाबेस की कॉपी है। जितने भी कंप्यूटर्स, मैंने बताया कि ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में क्या होता है कि एक कॉपी ऑफ डेटा, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6, ये सब कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, सब कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब कि इनके डेटा आपस में शेयर्ड होते हैं, सारे के सारे के आपस में डेटा क्या है, शेयर्ड है, ऐसे समझ लो। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि सबके पास में एक इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो सबके पास में होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ, मतलब डेटाबेस की कॉपी जो होगी वो सबके पास, जो इंफॉर्मेशन इसके पास में वही इसके पास में। तो इससे क्या होता है कि कोई अकेला इसको चेंज नहीं कर, कोई अकेला इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब ब्लॉक कैन बी थॉट एज अ, अब जो जब हम बात कर रहे हैं ब्लॉक चेन में, तो नाम ये ब्लॉक होता है। ब्लॉक एक्चुअल में एक प्रकार से एक ट्रांजैक्शन है, समझ लो ब्लॉक क्या है, ट्रांजैक्शन है और कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन या समझ लो कि ब्लॉक एक डेटा है। ब्लॉक एक प्रकार से डेटा या ट्रांजैक्शन समझ लो, ब्लॉक क्या है, एक डेटा या ट्रांजैक्शन है जो, तो वही लिखा हुआ, अ ब्लॉक कैन बी थॉट एज अ सिक्योर्ड चंक ऑफ डेटा और वैलिड ट्रांजैक्शन। ईच ब्लॉक है सम डेटा, हर ब्लॉक में क्या होता है, कुछ ना कुछ डेटा होगा जिसे हेडर कहते हैं, जो सबको दिखाई देता है। हर ब्लॉक में क्या होगा, एक हेडर होगा, सबको दिखाई देता है, और वहीं पे ओनली द ओनर हैज एक्सेस टू प्राइवेट डेटा ऑफ द ब्लॉक। अगर मान लो कि एक ब्लॉक में देखो क्या होता है, एक ब्लॉक में हेडर होता है जो सबको दिखाई देगा, और एक जो प्राइवेट पार्ट जो ब्लॉक का है, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जो प्राइवेट डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है, ये जो प्राइवेट डेटा है वो केवल और केवल क्या कहते हैं कि जो केवल और केवल ओनर को ये दिखाई देगा। सच ब्लॉक्स फॉर्म अ चेन ऑफ ब्लॉक, जब ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे बहुत सारे ब्लॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर क्या बोल दिया जाता है, ब्लॉक चेन। जब ऐसे ब्लॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर क्या बोल दिया जाता है, ब्लॉक चेन बोल दिया। तो ब्लॉकचेन सिस्टम क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन एज अ सिस्टम दैट अलाउज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे जो आपस में क्या होंगे। ब्लॉकचेन का मतलब क्या हुआ, तो ब्लॉकचेन क्या होता है, वी कैन डिफाइन ब्लॉकचेन एज अ सिस्टम, ब्लॉकचेन एज अ सिस्टम अलाउज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर, जो बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे और वो सिंगल अपडेटेड एंड सिक्योर्ड लेजर को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, यानी कि हाँ, जिनके पास में सिंगल अपडेटेड क्या कहते हैं कि सिक्योर्ड लेजर होता है या सिंगल हाँ सिक्योर्ड डेटाबेस होता है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि ब्लॉकचेन क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ जिसमें क्या कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स होंगे जो सिंगल अपडेटेड एंड सिक्योर्ड लेजर को मेंटेन करेंगे, सारे के पास में एक हो। ईच कंप्यूटर और नोड है दैट पार्टिसिपेट इन ब्लॉकचेन रिसीव फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस। जितने भी कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होंगे सबके पास में सेम डेटाबेस होगा, सबके पास में सेम डेटाबेस होगा, फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस। इट मेंटेन्स एंड अप एंड ओनली, जब सब लोग उसको क्या कहते हैं वेरीफाई कर देते हैं तभी उसमें चेंजेस होंगे, नहीं तो नहीं चेंजेस होंगे। ठीक है, डेटाबेस में तभी चेंजेस हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा चेंज करना है तो चेंज तो होगा, लेकिन तभी होगा जब सब लोग उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर, अगर किसी ने वेरीफाई नहीं कर पाए तो इसमें क्या होगा, फिर वो तो क्या कहते हैं कि नहीं, मतलब कि फिर वो चेंजेस नहीं होंगे। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन आर इंश्योर्ड बिकॉज ऑल द नंबर्स, हाँ, सिक्योर सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाता है, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स के पास में क्या होता है, कॉपी होता है। तो अगर कोई भी सिंगल मेंबर उसको चेंजेस नहीं कर सकता, कोई भी सिंगल मेंबर खुद से चेंजेस इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। जैसे अब यहाँ पे देखिए इसमें कि कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है, समवन रिक्वेस्ट का ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन किया और हमने बताया ट्रांजेक्शन को एक ब्लॉक बोलते हैं।
ये ब्लॉक जो हुआ, दिस रिक्वेस्ट इज, ये जो ब्लॉक है ये सबके पास, सारे नोड के पास में चला गया, सारे नोड के पास में चला गया, और सब नोड ने इसको वेरीफाई कर दिया। हाँ भाई, सारे के सारे नोड ने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। जब वेरीफाई कर दिया तो फिर क्या हुआ कि ये फाइनली क्या हुआ कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांजेक्शन में कंप्लीट हो गया, ये पूरा पूरा ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, इफ वेरीफाइड ऑल नोड द ब्लॉक गेट एडेड इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक्स, जो बहुत सारे पहले से ब्लॉक्स थे उसमें भी ऐड हो जाएगा, और फिर फाइनली क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। समझ आएगी, समझ, जब कोई रिक्वेस्ट करता है ट्रांस, हाँ, और रिक्वेस्ट करने के बाद एक ब्लॉक बन जाए, वो ब्लॉक क्या होगा कि सबके पास जितने भी होंगे सबके पास पहुंचेगा। जब सबने वेरीफाई कर दिया होगा तो पहले से ही बहुत सारे ब्लॉक होंगे, उनमें जाकर के ये भी उनमें एक ऐड हो जाएगा, और फिर फाइनली ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुकी होगी ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है। मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है, डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे किया जाता है, डिजिटल करेंसी में यूज किया जाता है। हाउएवर ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, क्योंकि ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर में होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन जो होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड नेचर में होता है। With openness and security, blockchains are being seen as one of the ways to ensure transparency. तो ब्लॉकचेन क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। देखो सब लोगों को पता है कि कहते हैं कि सब लोगों के पास वो डेटाबेस था, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और इफिशियंसी, बहुत तेजी से बिजनेस करने में बड़ी आसानी होती है। तो देखो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल इन हेल्थ केयर बेटर डेटा शेयरिंग, जितना ज्यादा डेटा शेयरिंग होगा उतना ही अच्छा, क्या कहते हैं कि डायग्नोसिस हो सकता है, उतना ही एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा। जितना ज्यादा अच्छा डेटा शेयरिंग होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा। मोर डायग्नोसिस का मतलब होता है हल करना, किसी भी चीज को सॉल्व करना। मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स होंगे, उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा, एक प्रकार से क्या कहते हैं कि डेटा को इफेक्टिवली प्रोवाइड करने में ब्लॉकचेन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आई, नहीं समझ में? अब ब्लॉकचेन, अगर हम क्या कहते हैं कि वोटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन ला सकते हैं। अब ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ वोट अल्टरेशन एंड, मतलब कि क्या कहते हैं कि कोई वोट को जो क्या कहते हैं कि मशीन, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है वोटिंग, तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके। सिंस एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड इन लेजर, वोटिंग कैन बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक। तो ब्लॉकचेन का अगर हम यूज कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि वोटिंग भी क्या करने की और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक हो सकता है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज इन डाइवर्स सेक्टर्स, जैसे बैंकिंग में यूज कर सकते हैं, मीडिया में यूज कर सकते हैं, टेलीकॉम में, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी एंड अदर एरिया, इन सब जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा कि कहते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बाद में हमने क्या कहते हैं कि क्लाउड सर्विसेज भी पढ़ लिए। क्लाउड सर्विसेज के बाद में हमने ग्रिड कंप्यूटिंग भी पढ़ लिया। ग्रिड कंप्यूटर के बाद में हमने क्या कहते हैं कि ब्लॉकचेन भी पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बारी बढ़िया से सारी चीजें समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो पूछ जरूर लीजिएगा। ओके, कमेंट कर दीजिए।